तो साथियों, एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल बीटी साइंस वाला में। तो साथियों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है रिएक्टिविटी सीरीज। इसको बोलते हैं आपका अभिक्रियाशीलता श्रेणी। तो मैं आपको बता देता हूं कि ये जो आपका टॉपिक है बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो साथियों, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, अपना कॉपी पेन उठा लें और साथ में इस टॉपिक को नोट करें। और इस टॉपिक में से आपका एक क्वेश्चन हमेशा एग्जाम के अंदर आता है और वो आपसे पूछा जाता है मेटल की रिएक्टिविटी के बेस पर। आपसे पूछा जाता है, आपको मेटल दी जाती है कि कौन सी मेटल कितनी रिएक्टिव है। तो इस वीडियो में हम कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी करवाएंगे आपको और आपका रिएक्टिविटी सीरीज के बारे में बताएंगे। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, जितना जल्दी हो सके चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन दबाएं ताकि आपको फ्यूचर में आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। चलो हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बात करते हैं रिएक्टिविटी सीरीज की, यानी कि अभिक्रियाशीलता श्रेणी। होता क्या है ये होता है आपको बहुत सारी मेटल दी जाती हैं। आपको पता है, जैसे लोहा, सोना, चांदी, गोल्ड, सिल्वर, कॉपर, प्लेटिनम, ऐसी बहुत सारी मेटल के नाम आप जानते हो, लेकिन आपको ये नहीं पता कि कौन सी मेटल कितनी ज्यादा रिएक्टिव है, वो आपको कौन सी स्टेट में मिलती है। तो उसके लिए आपको एक सीरीज दी जाती है और उस सीरीज में हम उन मेटल को, यानी कि उन धातुओं को उनके क्रियाशीलता के आधार पर, उन मेटल को हम उनकी क्रियाशीलता के आधार पर अरेंज करते हैं और उसी अरेंजमेंट को हम बोलते हैं रिएक्टिविटी सीरीज। तो रिएक्टिविटी सीरीज में आपकी कुछ जो मेन धातुएं हैं वो आपकी यहाँ पे दी गई है और यहाँ पे उनको उनकी क्रियाशीलता के आधार पर अरेंज किया गया है। तो सबसे पहले आपने इनके फॉर्मूलों को याद करना है। तो सबसे पहले आता है आपका के किसको रिप्रेजेंट करता है? के का मतलब है पोटेशियम, के मींस पोटेशियम। उसके बाद आता है Na का मतलब सोडियम। इसके बाद आता है आपका Ca का मतलब कैल्शियम। Mg का मतलब मैग्नीशियम। और Al मींस एल्यूमिनियम। Zn मींस जिंक। Fe मींस आयरन। Sn मींस टिन। Pb मींस लेड। एंड H मींस हाइड्रोजन। H का मतलब है हाइड्रोजन। Cu का मतलब है कॉपर। Hg का मतलब है मरकरी। और Ag का मतलब है सिल्वर। Au है आपका गोल्ड। और Pt का मतलब है प्लेटिनम। तो अब हम इस रिएक्टिविटी सीरीज में देखेंगे कि हमने इन तत्वों को अरेंज किया है इनकी क्रियाशीलता के आधार पर। तो मैं आपको बता दूं, यहाँ पे मैंने एक एरो लगा रखा है। एरो का जो हेड है, यानी कि एक तीर का निशान दे रखा है और तीर के निशान का जो सिरा है वो ऊपर की तरफ है, यानी कि नीचे से ऊपर की ओर। यानी कि जो आपके जो तत्व हैं इस सीरीज में, जो ऊपर हैं वो ज्यादा क्रियाशील हैं और जो नीचे हैं वो कम क्रियाशील हैं। कहने का मतलब क्या है कि आपके शुरू वाले तत्व ज्यादा क्रियाशील हैं और लास्ट वाले तत्व कम क्रियाशील, और बीच वाले इन दोनों के बीच में आते हैं, यानी कि ये ना तो ज्यादा क्रियाशील हैं और ना ही कम क्रियाशील। तो ये जो आपका एरो है ये दिखाता है क्रियाशीलता को। इनकी जो सबसे ऊपर है वो आपके ज्यादा क्रियाशील हैं। तो हम जब इस सीरीज में ऊपर से नीचे आते हैं तो क्रियाशीलता घट जाती है, यानी कि सबसे पहले वाला ज्यादा क्रियाशील, उसके बाद कम, उसके बाद कम, उसके बाद कम, यहां तक आते आते हम क्या देखते हैं कि ये तत्व आपके सबसे कम क्रियाशील होते हैं। अब इस सीरीज को हम याद कैसे करेंगे? तो इस सीरीज को याद करने का एक ट्रिक है और वो ट्रिक आपका क्या है? तो इसके लिए आपने क्या करना है, आपने सोचना, आपने इमेजिन करना है कि एक लड़की है और जिसका नाम है कनिका। क्या नाम है? कनिका। तो वो लड़की है कनिका, मांगे अल्टो
जैन, फरारी। तो मैं एक बार यहां तक की ही बात करूंगा, आयरन तक की। एक लड़की है जिसका नाम है कनिका, के से कै, एन ए से नी, सी ए से का, एम जी से मांगे, ए एल से अल्टो, जेड एन से जैन और एफ पी से फरारी। यानी कि एक लड़की है कनिका, उस लड़की को गाड़ियों का शौक है, और उसने क्या कौन कौन सी गाड़ी मांगी है? कनिका मांगे अल्टो, जैन, फरारी। तो मैं यहाँ पे साथ साथ लिख सकता हूं के, एन ए, सी ए, एम जी, ए एल, जेड एन और एफ ई। तो यहां तक आपका कंप्लीट हो चुका है। उसके बाद है एस एन। एस एन मीन्स टिन। सुनो, प्रभु हैं कुंवारे, प्रभु हैं कुंवारे। यानी कि यहां तक। इसके बाद हम आगे बढ़ा करेंगे। एस एन यानी कि सुनो, पी बी यानी कि प्रभु, एच मीन्स है और सी ओ मीन्स कुंवारे। तो सुनो, प्रभु हैं कुंवारे। और इसके बाद जो आपके बाकी जो बचते हैं उनको आपने जो का त्यों याद करना है। मरकरी, मरकरी, सिल्वर, गोल्ड और प्लैटिनम। तो ये थी आपकी रिएक्टिविटी सीरीज को याद करने की ट्रिक, यानी कि इसको हम बिल्कुल आसानी से याद कर सकते हैं। तो अब आपसे क्वेश्चन में क्या पूछा जाता है? हमें पता है कि शुरू में मिलने वाले आपकी जो धातुएं हैं वो सबसे ज्यादा क्रियाशील हैं, यानी कि ये किसी के साथ में भी रिएक्शन कर सकती हैं, किसी के साथ में भी क्रिया कर सकती है। लेकिन जो आपके नीचे वाली जो धातुएं हैं वो जल्दी से किसी के साथ में रिएक्शन नहीं करेंगे, क्योंकि ये कम क्रियाशील है। क्योंकि हमने इसको देखा है क्रियाशीलता के आधार पर। ये तो क्रियाशीलता का बढ़ता हुआ क्रम है और ऊपर से नीचे तक क्रियाशीलता का घटता हुआ क्रम है। अब आपका क्वेश्चन कैसे आता है? आपका क्वेश्चन मान लो आपसे पूछ लिया कि उस धातु का नाम बताओ, उस धातु का नाम बताओ जो आपको स्वतंत्र अवस्था में मिलती है, स्वतंत्र अवस्था में मिलती है। तो अब देखो यहां पे क्वेश्चन आ गया आपका, उस धातु का नाम बताओ जो आपको स्वतंत्र अवस्था में मिलती है। और आपको यहां पे ऑप्शन दे दिया गया है सोडियम, ए, बी आपको दिया गया है जिंक, सी आपको दिया गया है गोल्ड और डी आपको दिया गया है एल्युमिनियम। तो आप लोग इस क्वेश्चन में आपने कंफ्यूज नहीं होना, आपने सीरीज में देखना है कि सीरीज में ऐसे कौन से एलिमेंट हैं जो आपके कम क्रियाशील हैं। तो आपको मैं बता देता हूं, हाइड्रोजन से नीचे वाले जो एलिमेंट हैं, हाइड्रोजन से नीचे वाले जो आपके एलिमेंट हैं वो सबसे कम क्रियाशील हैं। तो हाइड्रोजन से नीचे वाले तत्व आपके कम क्रियाशील हैं। तो अब अपने ऑप्शन में देखो क्या इनमें हाइड्रोजन से नीचे वाला है कोई? तो हाइड्रोजन से नीचे वालों में आपका आता है गोल्ड, जो हमारा ऑप्शन है सी। तो यानी कि सोना आपको, यानी कि गोल्ड आपको हमेशा स्वतंत्र अवस्था में मिलेगा। ये कभी भी किसी के साथ में रिएक्शन नहीं करता। तो इस तरह से आपका ये क्वेश्चन हो चुका है। इसके बाद मान लो आपके पास क्वेश्चन आता है कि उन दो तत्वों का नाम बताओ जिनको हम केरोसिन के अंदर डुबो कर रखते हैं। उन दो तत्वों का नाम बताओ जिन्हें केरोसिन, कीरोसिन यानी कि मिट्टी का तेल, केरोसिन मीन्स क्या होता है? मिट्टी का तेल। केरोसिन तेल में डुबो कर रखा जाता है। मान लो ऑप्शन है आपके, फर्स्ट है आपका सोडियम, पोटेशियम, बी है आपका मर्क्यूरी, गोल्ड, सी है आपका टिन, एसएन और लेड,
और डी है आपका एल्यूमिनियम और जिंक। तो अगर हम बात करते हैं, हमारे पास दो दो तत्वों के जोड़े दिए गए हैं, आपसे पूछा गया है उन दो तत्वों के नाम बताओ जिनको हम कैरोसिन ऑयल में डुबो कर रखते हैं, कि मिट्टी के तेल में डुबो कर रखते हैं। तो सीधी सी बात है, हम कैरोसिन ऑयल में उन तत्वों को डुबो कर रखेंगे जो ज्यादा क्रियाशील होते हैं, क्योंकि ये इतने क्रियाशील होते हैं, इनको अगर हम खुला छोड़ देंगे तो हमारे वायुमंडल में जो ऑक्सीजन है और वायुमंडल में जो नमी है उसके साथ रिएक्शन कर सकते हैं, और रिएक्शन करने के बाद ये आसानी से आग पकड़ लेते हैं। और इसलिए इनको हम, ताकि ये किसी के साथ में रिएक्शन ना करे, इसलिए इसको हम कहाँ रखते हैं, आपका कैरोसिन ऑयल में। तो आपका देखो, तो सबसे ज्यादा क्रियाशील कौन है आपका, सबसे ज्यादा क्रियाशील है आपका पोटेशियम और सोडियम। तो इसलिए आपका यहां पे आंसर आता है सोडियम और पोटेशियम, क्योंकि इनकी क्रियाशीलता इतनी ज्यादा है कि इनको अगर हम खुला छोड़ेंगे तो ये आसानी से आपका रिएक्शन कर सकते हैं। तो दोस्तों, इस तरह के आपके क्वेश्चन रिएक्टिविटी के आधार पर आते हैं। अब आपका एक क्वेश्चन आता है, जैसे मान लो आपसे पूछ लिया गया कि उन धातु के नाम लिखो जो ठंडे पानी के साथ अभिक्रिया कर सकते हैं, यानी कि रिएक्शन कर सकते हैं। तो अगर हम बात करें, आपको ऑप्शन दिया गया है, ऑप्शन ए में दिया गया है आपको लेड, ऑप्शन बी में आपको दिया गया है सिल्वर, ऑप्शन सी में आपको दिया गया है सोडियम, और ऑप्शन डी में आपको दिया गया है टिन। तो यहां आपको मैं बता देता हूं कि ठंडे पानी के साथ अभिक्रिया कौन करता है। ठंडे पानी के साथ अभिक्रिया वो करते हैं जो सबसे ज्यादा क्रियाशील होते हैं। आप देखो सीरीज में आपके सबसे ज्यादा क्रियाशील कौन है, तो अगर हम बात करते हैं सबसे ज्यादा क्रियाशील की सीरीज में, तो आपके जो पहले तीन एलिमेंट हैं पोटेशियम, सोडियम और कैल्शियम, ये आपके तीनों ही बहुत ज्यादा क्रियाशील हैं, और ये इतने ज्यादा क्रियाशील हैं ये किसी के साथ में भी रिएक्शन कर सकते हैं। तो यहां अगर हम बात करें तो देखो, आपका जो लेड है वो लेड क्रियाशीलता सीरीज में कहां आता है, आपका रिएक्टिविटी सीरीज में बीच में आता है। सिल्वर आपका रिएक्टिविटी सीरीज में सबसे नीचे आता है, और टिन आपका बिल्कुल लेड से ऊपर। तो इसका मतलब ये क्रियाशील तो हैं लेड और टिन, लेकिन ये कम क्रियाशील हैं, और सिल्वर आपका बिल्कुल ही कम क्रियाशील है। तो इनमें बचता कौन है, आपका जो क्रियाशील है वो है सोडियम। तो आपने याद रखना है, सीरीज के जो शुरू वाले तीन जो एलिमेंट हैं, तीन जो आपके शुरू के जो तीन तत्व हैं, पोटेशियम, सोडियम और कैल्शियम, पोटेशियम, सोडियम और कैल्शियम, ये ऐसे तत्व हैं जो ठंडे पानी के साथ आसानी से रिएक्शन कर सकते हैं। तो इसके बाद जो आपका अगला क्वेश्चन आता है वो है, उस तत्व का नाम लिखो जो गर्म पानी के साथ रिएक्शन कर सकता है, जो गर्म पानी के साथ रिएक्शन कर सकता है। तो आपको ऑप्शन दिए गए हैं यहाँ पे, तो मैं आपको ऑप्शन नहीं बताऊंगा, मैं इसका आपको सीधा आंसर ही बता देता हूं। तो इस सीरीज में आपने याद रखना है, जो मैग्नीशियम है, इसका आंसर आपका मैग्नीशियम। पहले तीन तत्वों के बाद जो आपका चौथा तत्व है, ये ठंडे पानी के साथ में रिएक्शन तो नहीं करता, लेकिन आपका गर्म पानी के साथ में क्या कर सकता है, ये रिएक्शन कर सकता है, क्योंकि ये भी क्रियाशील तो है लेकिन उतना ज्यादा क्रियाशील नहीं है, क्योंकि वो बहुत ज्यादा क्रियाशील थे, इसलिए वो आपके ठंडे पानी के साथ में भी रिएक्शन कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं आपको बता देता हूं कि जब भी आपका मैग्नीशियम गर्म जल के साथ में अभिक्रिया करता है तो ये आपका बनाता है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। अब मैं आपको यहाँ पे बता चुका हूं कल की वीडियो में कि यहाँ पे जो आपका बना है वो बना है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। हाइड्रोक्साइड का मतलब इसमें OH ग्रुप है, तो ये आपका अक्षारीय है, और ये फॉर्मूला है आपका मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। तो धातु के हाइड्रोक्साइड और ऑक्साइड जो आपके क्या होते हैं, वो अक्षारीय
होते हैं। मैं पीछे वाली वीडियो में आपको बता चुका हूं। इसके बाद जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है कि उन तत्वों के नाम बताओ जो भाप के साथ, स्टीम, भाप, भाप आप लोगों ने सुनी होगी, वाष्प, स्टीम, स्टीम के साथ में रिएक्शन कर सकता है। तो इसके बाद जो नीचे वाले जो तत्व हैं, जैसे आपका एल्युमिनियम, जिंक और आयरन, एल्युमिनियम, जिंक और आयरन, ये आपके ऐसे तत्व हैं, ये ना तो ठंडे जल के साथ में रिएक्शन करते, ना ही गर्म जल के साथ में रिएक्शन करते, लेकिन आपके ये भाप के साथ में अभिक्रिया कर लेते हैं। क्यों करते हैं ऐसा? क्योंकि ये आपका रिएक्टिविटी सीरीज के बीच में आते हैं, रिएक्टिविटी सीरीज के मध्य में आते हैं, तो इनकी रिएक्टिविटी थोड़ी सी कम हो जाती है। इसलिए ये आपके ना तो ठंडे पानी के साथ में रिएक्शन करते, ना ही गर्म पानी के साथ में, लेकिन भाप के साथ में आसानी से रिएक्शन कर सकते हैं। तो यहाँ पे ये आपका क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि भाप के साथ अभिक्रिया करने वाले तत्वों का नाम बताओ। अगर आपको इन तीनों में से कोई भी ऑप्शन मिलता है तो आपका आंसर राइट है। तो अगर आप इन आयरन लिख देते हो या जिंक लिख देते हो या फिर एल्युमिनियम। तो अब यहाँ पे क्वेश्चन आता है आपका, मोस्टली आपको जो एग्जाम जो क्वेश्चन में मिलता है वो मिलता है आयरन, मोस्टली जो आपको मिलता है वो मिलता है आयरन। अब आपका यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि जब आयरन यानी कि आपका Fe भाप के साथ में रिएक्शन करता है, Fe भाप के साथ में रिएक्शन करता है, तो ये कौन सा ऑक्साइड बनाता है? आपने याद रखना है कि ये ऑक्साइड बनाते हैं जब भी ये जल के साथ में रिएक्शन करेंगे। तो Fe जब भी भाप के साथ में रिएक्शन करता है तो ये बनाता है आपका Fe3O4, Fe3O4। ये सूत्र आपने याद रखना है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये कई बार आपसे एग्जाम में पूछ लिया जाता है। इसके बाद जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आता है वो आता है कि उन तत्वों के नाम बताओ जो ना तो ठंडे जल के साथ में रिएक्शन करते, ना ही गर्म जल के साथ में रिएक्शन करते और ना ही भाप के साथ में रिएक्शन करते। तो उन तत्वों में आपके आते हैं सिल्वर, गोल्ड और प्लैटिनम, सिल्वर, गोल्ड और प्लैटिनम, क्योंकि ये आपके रिएक्टिविटी सीरीज में सबसे नीचे आते हैं और ये सबसे कम क्रियाशील हैं। तो सबसे कम क्रियाशील होने के कारण ये ना ही ठंडे जल के साथ में, ना ही गर्म जल के साथ में और ना ही भाप के साथ में रिएक्शन करते हैं। तो ये किसी के साथ में भी रिएक्शन नहीं करते क्योंकि ये सबसे कम क्रियाशील हैं। तो ये थे आपके जल के साथ क्वेश्चन, जल वाले क्वेश्चन आपके कई बार पेपर में आ जाता है कि पानी के साथ रिएक्शन करने पर क्या बनेगा। अब यहाँ पे आपका एक क्वेश्चन आता है कि अगर हम बात करते हैं विस्थापन अभिक्रिया की, कि कौन सी धातु किस धातु को विस्थापित कर सकती है। जैसे मान लो आपके पास है कॉपर, आपको क्वेश्चन पूछा गया है कि कॉपर को इनमें से कौन सी धातु आसानी से विस्थापित यानी कि रिप्लेस कर सकती है, और आपको ऑप्शन दिया गया है कॉपर को इनमें से कौन सी धातु आसानी से विस्थापित कर सकती है, और आपको ऑप्शन दिया गया है Fe, बी आपको दिया गया है सिल्वर, सी आपको दिया गया है गोल्ड और डी आपको दिया गया है इनमें से कोई नहीं। इनमें से कोई नहीं। तो विस्थापन का मतलब क्या होता है? मैं यहां पे आपको एक एग्जांपल लेता हूं कि हम यहां पे एग्जांपल लेते हैं, अपने पास एक रिएक्शन है कॉपर सल्फेट प्लस Fe या कॉपर सल्फेट प्लस Zn। अब मैं यहां पे क्या देखूंगा, जब इस रिएक्शन को हम कंप्लीट करते हैं
तो आपका प्रोडक्ट, आपका उत्पाद कुछ इस तरह से बनता है, FeSO4 प्लस कॉपर, इसमें बनेगा आपका ZnSO4 प्लस कॉपर। तो यहां पे क्या हुआ, इस रिएक्शन में Fe ने कॉपर को विस्थापित कर दिया और इस रिएक्शन में जिंक ने कॉपर को विस्थापित कर दिया, यानी कि Fe ने कॉपर की जगह ले ली और सल्फेट के साथ खुद जुड़ गया। यहाँ पे जिंक ने कॉपर को विस्थापित करके उसके स्थान पर खुद आ चुका है और कॉपर को यहाँ बाहर निकाल दिया। तो ये होता है आपका विस्थापन। तो अगर बात करते हैं हम विस्थापन की, तो विस्थापन के लिए आप देखोगे कि कॉपर से जो भी कॉपर, विस्थापन के लिए हम क्या देखेंगे, जो भी आपकी धातु कॉपर से ज्यादा क्रियाशील है, यानी कि इस सीरीज में कॉपर से ऊपर आती है, वो कॉपर को आसानी से विस्थापित कर सकती है। तो जैसे मान लो अगर हम बात करें कॉपर से ऊपर कौन आती है, हमारे ऑप्शन में देखो कॉपर एक तो है आयरन, एक है सिल्वर और एक है गोल्ड, और एक ही इनमें से कोई नहीं। तो आयरन आपका कॉपर से ऊपर है, सिल्वर नीचे है और गोल्ड भी नीचे है। इसका मतलब ये तो कॉपर से कम क्रियाशील है, ये कॉपर को विस्थापित नहीं कर सकती, और आयरन आपका क्या है, कॉपर से अधिक क्रियाशील है। तो आपने याद रखना है, जो धातु आपकी जितनी ज्यादा क्रियाशील होती है वो अपने से कम क्रियाशील धातु को विस्थापित कर सकती है। अब यहां आपका क्वेश्चन आता है कि आयरन और जिंक में से कौन आसानी से ज्यादा जल्दी, इनकी जल्दी कौन विस्थापित करेगा। अगर आपको ऑप्शन में यहां जिंक भी मिल जाता तो इसका आंसर आप क्या देते, क्योंकि आपका आयरन भी क्रियाशील है और जिंक भी कॉपर से ज्यादा क्रियाशील है। लेकिन अगर हम बात करेंगे क्रियाशीलता में जिंक और आयरन में से ज्यादा क्रियाशील कौन है, तो हम देखेंगे जिंक आपका क्या है, आयरन से ज्यादा क्रियाशील है। तो इसका मतलब अब यहां पे इसका आंसर आएगा आपका जिंक, क्योंकि जिंक आयरन से भी ज्यादा क्रियाशील है, तो जिंक कॉपर को आसानी से विस्थापित कर सकता है। तो दोस्तों ये था हमारा आज का टॉपिक, रिएक्टिविटी सीरीज। यहां से आपका क्वेश्चन आना ही आना है। तो मेरी आपसे फिर एक बार रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं, ताकि आपको फ्यूचर में आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे और हम आपकी इसी तरह से हेल्प करते रहें। थैंक यू।